नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, समय समय पर हमारी कृषि के लिए कई प्रकार के प्रयास किए जाते रहे हैं। हमारी फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भी और साथ ही कृषि के नए नए आयामों को कृषक तक पहुंचाने के लिए भी हमारे किसान भाई आज नई नई तकनीकों को अपनाकर कृषि कर रहे हैं, जिससे कि वे अधिक से अधिक लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। इन्हीं सभी जानकारियों को समय रहते आप तक पहुंचाता है हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती और मंडी भाव से। नमस्कार, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख समाचारों पर। कृषि आमदनी बीमा योजना जल्द, 15 लाख किसान जुड़ेंगे उद्यानिकी से। मानसूनी बारिश से प्रदेश तरबतर, कुंदरू की उन्नत खेती, एजोटोबैक्टर से उत्पादन बढ़ाएं। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि अगले साल से केंद्र सरकार नई कृषि आमदनी बीमा योजना शुरू करेगी। नई बीमा योजना में किसानों को न्यूनतम आय का प्रावधान होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने विगत दिनों भोपाल में आयोजित 2 दिवसीय फसल बीमा कार्यशाला के समापन अवसर पर कहा कि केंद्र सरकार गांव, गरीब और किसानों की समृद्धि के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर इस संगोष्ठी का आयोजन मध्य प्रदेश की नई फसल बीमा योजना बनाने के लिए किया गया था। उद्यानिकी एवं पशुपालन मंत्री कुसुम महदले ने विगत दिनों उद्यानिकी स्वर्ण क्रांति अभियान के ऊपर आयोजित कार्यशाला में बताया कि 2 साल से 15 लाख किसानों को फल, फूल, मसाले आदि फसलें लेने के लिए प्रोत्साहित करने की कार्य योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी गतिविधियों से कोई भी जिला वंचित न रहे, इसका राज्य शासन ने पूरा प्रबंध किया है। प्रदेश में मानसून की पहली बारिश ने प्रदेश को तरबतर कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के मालवा निमाड़ अंचल में मानसून सक्रिय हो गया है। इस दौरान कई स्थानों पर तेज से हल्की बारिश हुई है। अभी भी मानसून महाकौशल एवं विंध्य क्षेत्र में सक्रिय है। ग्वालियर मुरैना संभाग में मानसून की पूर्व बारिश से मौसम खुशनुमा हुआ है। जिन स्थानों पर मानसूनी बारिश अच्छी हो गई है, वहां किसानों ने खरीफ की बुआई प्रारंभ कर दी है। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से अत्यधिक नुकसान होता है। इस रोग के कारण दूध की मात्रा एकदम कम हो जाती है। साथ ही पशु संक्रामक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। ये बीमारी पशुओं को गंदे, गीले व कीचड़ भरे स्थान में बांधने से होती है। थन में चोट लगने से बछड़े द्वारा दूध पीते समय थन को दांत से लगने से रोग हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए पशुशाला के फर्श को सूखा रखें। समय समय पर चूने का छिड़काव करें। थनों को बाहरी चोट लगने से बचाएं। थनैला बीमारी से ग्रस्त थन का दूध अलग बर्तन में दुहें तथा उपयोग में न लाएं। दूध धोने के बाद थनों को आयोडोफोर सॉल्यूशन या लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट में डुबोएं। सब्जी फसलों में कुंदरू का प्रमुख स्थान है। कुंदरू की खेती वर्षा प्रारंभ होते ही की जाती है। कुंदरू का प्रवर्धन लता की कटिंग और ट्यूबरस रूट के माध्यम से होता है। रोपण हेतु 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी लता, जिसकी मोटाई पेंसिल के बराबर हो तथा जिससे 4 से 5 पत्तियां हों, उसमें 3-3 मीटर की दूरी पर रोपित करते हैं। 30-30 सेंटीमीटर के गड्ढे रोपण के पूर्व में ही खोदकर गोबर की खाद, बालू एवं मिट्टी बराबर मात्रा में मिलाकर भरकर तैयार करना चाहिए। तैयार गड्ढों की नर्सरी में लगाई गई कटिंग जिसमें जड़ें आ गई हों, रोपित करना चाहिए। जुलाई के महीने में 4 से 5 माह से 1 वर्ष पुरानी लताओं को 5 से 7 गांठ काटकर लगाना उपयुक्त रहेगा। फसलों की उत्पादकता वृद्धि में जैव उर्वरकों का प्रमुख स्थान है। अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक अधिक कारगर साबित हुआ है। अत्यधिक उत्पादकता के लिए स्फूर की सिफारिश की गई मात्रा खेत में अवश्य डालें। खेतों में गोबर की खाद अथवा कंपोस्ट उचित मात्रा में डालें। उपचारित बीजों में यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक बीज की ऊपरी सतह कल्चर की परत से काली हो गई हो। अच्छे परिणाम के लिए बीजोपचार से 3 से 4 घंटों के अंदर बुआई पूर्ण होना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि आप धान एवं शाक सब्जी की फसलों में एजोटोबैक्टर कल्चर ही डाल रहे हैं। एजोटोबैक्टर कल्चर को धूप एवं अधिक ताप से बचाएं एवं ठंडी जगह में ही रखें। एजोटोबैक्टर से उपचारित बीज बोने से प्राप्त उपज अनुपचारित बीज वाले खेतों से अधिक मिलती है। एजोटोबैक्टर कल्चर कम नत्रजन वाली भूमि में अधिक प्रभावी होता है। एजोटोबैक्टर उपचारित बीज से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए सिफारिश की गई है। नत्रजन की मात्रा में 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर नत्रजन डालना आवश्यक है। खबरें खेती की में बस इतना ही। अब देखिए आप मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
ये लो। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, जो कृषक फसलों के साथ साथ पशुपालन का कार्य करते हैं, उनके लिए इस समय वर्षा ऋतु में बहुत आवश्यक है कि पशुओं की सही देखभाल करें, क्योंकि इस ऋतु में बहुत अधिक शीत होती है और नमी बनी रहती है, जिससे पशुओं को कई प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। इन्हीं सब चीज़ों से बचाव के लिए आज हम जानकारी लेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर पी.के. शर्मा से, जो कि हमें बताएंगे कि वर्षा ऋतु में पशुओं की देखभाल किस प्रकार करें। किसान भाइयों, वर्षा ऋतु का मौसम आ चला है। ऐसे में पशुओं के स्वास्थ्य का हम किस प्रकार ध्यान रखें और वर्षा ऋतु में होने वाली पशुओं में कौन कौन सी प्रमुख बीमारियां हैं, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए किसान भाई, वर्षा ऋतु में होने वाली जो प्रमुख बीमारियां हैं उनमें गलघोटू, जो हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, जिसको घटसर्प की बीमारी भी कहते हैं, यह बहुत भयावह बीमारी है। यह बैक्टीरिया के द्वारा होती है और ये जो बैक्टीरिया हैं वर्षा ऋतु में जब प्रथम घास उगती है और ऐसे में उनके लिए जो फेवरेबल माने जो कहें अनुकूल वातावरण विकसित होने के लिए रहता है बैक्टीरिया के लिए, तो यह इन दिनों में भी माने वर्षा ऋतु में ये बीमारी आती है। ऐसे में पशु के लिए जो प्रमुख लक्षण हैं, इससे बचाव के लिए भी उपाय मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसके हम लक्षण जान लेते हैं। जब यह बीमारी आती है तो पशु का तापमान माने बुखार की स्थिति पशु को आ जाती है। जब हम पशु के शरीर पर हाथ रखेंगे तो एकदम शरीर गर्म रहेगा और धीरे धीरे हम देखेंगे कि पशु जो है नथुने समय सकोड़ता है, यानी श्वसन तंत्र इसका जो है प्रभावित होता है। नेजल डिस्चार्ज, पशु के नथनों से जो है श्राप बहता है, धीरे धीरे मुंह से लार आना शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि गले में सूजन आ जाती है और गला जो है श्वास रुकने लगती है, गला रुंध जाता है। ये इसके जो है 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण में जो है पशु को तापमान आएगा, पशु खाना खाना छोड़ेगा और नाक बहेगी, साथ में लार भी बहेगी। तो ये जो है जैसे ही लक्षण शुरू हों तो इसका जो है प्रथम जो चरण है इसमें उपचार संभव है। मध्य स्थिति में जब पशु के लक्षण पहुंच जाते हैं, गले में काफ़ी स्वेलिंग आ जाती है और पशु जो है श्वास लेने में पूरी तरह से असहाय अपने आप को पाता है। जब बीच के मध्य चरण में बीमारी पहुंच जाती तो ऐसे में हमारी जो चिकित्सा है वह कई बार जो है इलाज करते करते पशु को हम लोग नहीं बचा पाते हैं। तो पशुपालक इस बात का ध्यान रखें कि प्रथम चरण में जब पशु को लक्षण देखें तो तुरंत योग्य पशु चिकित्सक की सलाह लेना ना भूलें और ये नितांत आवश्यक हो जाता है कि इसका जो है विधिवत आप उपचार कराएं। कई बार क्या होता है कि गले में सूजन है, अपने पशुपालक जो अपने देसी उपचार करने लगते हैं और कहीं वो लाल तप्त जो है डम्हा जिनको हम बोलते हैं, दागना एक क्रिया है, उसका सहारा लेने लगते हैं। दागने की क्रिया जो है हमारे पशु चिकित्सा विभाग में इसका भी उल्लेख है, किंतु इसमें जो कारगर दवाएं हैं उनका उपयोग बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो बीमारी है वह है एक टंगिया रोग, जिसको ब्लैक क्वार्टर बोलते हैं। आमतौर पर इसके जो क्षेत्रीय भाषा में इसके नाम है, चुरका नाम से भी इसको बुलाया जाता है। इसमें पशु के लक्षण है, जैसे ही पशु बीमार होता है, अस्वस्थ होता है, तो पशु सबसे पहले तो खाना खाना छोड़ देता है। जब हम इसमें भी देखेंगे कि शरीर पर हाथ रखते हैं तो पशु को तापमान रहेगा
और पशु जो है धीरे धीरे जो है चलेगा और पिछले पैर से या अगले पैर से पशु लंगड़ाने लगता है। जैसे ही हम ये लंगड़ाने का लक्षण देखें और हल्की सी जो है नेजल डिस्चार्ज, उसको जो है नथनों से स्राव आएगा, तो हम समझ लेंगे कि यह जो है एक टंगिया रोग से प्रभावित हो गया है। इसमें भी सावधानी के तौर पर पशु चिकित्सक की सलाह लेना किसान भाई ना भूलें। तीसरी जो भयावह बीमारी है वह है एंथ्रेक्स नाम की बीमारी। इसका जो स्पोर है, ग्रीष्मकालीन में जब तपती धूप रहती है, तमतमाती धूप रहती है, इतने ज़्यादा टेम्परेचर में भी इसके जो स्पोर हैं वह ख़त्म नहीं होते हैं। तो ऐसी जगह का जब हमारे पशु जब घास उगती है और चरोखर भूमि में जब हमारे पशु चले जाते हैं और ऐसी जगह का घास जहाँ पर इस एंथ्रेक्स बीमारी का स्पोर है, बैक्टीरिया है, वहाँ की घास ये पशु यदि खा लेते हैं तो इस बीमारी से पशु जो है रोगग्रस्त हो जाता है। और जब हम देखते हैं इस प्रकार की जो बीमारी है एंथ्रेक्स, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी पशु से मनुष्य में और मनुष्य से पशु में आ जाती है, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जब हम पशु में जो जितनी भी ओपनिंग्स हैं, जो खुले द्वार हैं, मैं कहूँ गुदा मार्ग हो, योनि हो, मुंह हो, नाक हो, इन सब जगह से जो है रक्त स्राव बहा करता है, इसका ये प्रमुख लक्षण है। और पशु एकदम से फूल जाता है, श्वास लेने में भी पशु को बेचैनी होती है। तो इस प्रकार की जो बीमारी है, इसके लक्षण यदि पशुपालक देखता है तो इसकी सूचना जो है निकटतम पशु चिकित्सालय को देनी चाहिए। पशु को इस बीमारी में हम नंगे हाथों से नहीं देखते हैं और ना ही इस प्रकार की बीमारी का जो है खून के पास में हाथ टच करना चाहिए। और ना यदि पशु इस बीमारी से खास तौर पर मृत हो जाता है, चाहे वह गलघोटू की बीमारी हो, एक टंगिया रोग हो, एंथ्रेक्स की बीमारी हो, जो भी पशु संक्रामक बीमारी से इस प्रकार के लक्षण जो मैंने बताए हैं यदि आप देखते हैं, ऐसी बीमारी से यदि पशु मरता है, ख़त्म होता है, तो उसको गड्ढा गाड़कर पशु चिकित्सक को ज़रूर इस बात की सूचना दें। वह आपको विधिवत आके उसका निरीक्षण करेंगे, मृत पशु के शव को वो देखेंगे और इस मृत पशु के शव को जो है वह विधिवत गड्ढा खोदकर उसमें जो विधि होती है, जैसे गड्ढे को बड़ा गड्ढा खोद के उसमें पशु को डाल दें, उसमें चूना डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं और भारी पत्थर मट्टी से जो है काफ़ी गहराई में उस ऐसे पशु को गाड़ना चाहिए। जब ऐसा करने से वहाँ जो संक्रामक बीमारी के जो रोगाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वो बीमारी इस प्रकार की फैलेगी नहीं। फैलने से बचाने के लिए यह गड्ढा गाड़कर जो है उसको जो पद्धति है इसको अपनाना चाहिए। यह रही जो है पशु के होने वाली प्रमुख वर्षा ऋतु में बीमारियां। इसी के साथ साथ वर्षा ऋतु का मौसम है, ऐसे में जो है यह वह समय है जब पशुपालक को अलर्ट हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए कि ऐसी जो संक्रामक बीमारियां हैं इसके रोग प्रतिबंधात्मक जो है टीके लगते हैं। तो पशु चिकित्सक भाई, पशुपालक भाई इस बीमारी के पशु चिकित्सालय में जाकर पशु चिकित्सालय अधिकारी को सूचना देकर टीकाकरण करवा सकते हैं। तो इस प्रकार की जो भयावह बीमारी है इससे बचा जा सकता है। किसान भाइयों, यह थी 3-4 प्रकार की जो है संक्रामक बीमारियां। साथ ही साथ यह बहुत अच्छा मौसम है वर्षा ऋतु का। ऐसे में जो है हमें पशु के स्वास्थ्य से जुड़ी बात है हरे चारे की। तो बहुतायत में इस प्रकार के जो ग्रीष्मकालीन में जिन पशुपालक भाइयों ने MP चरी है और भी ज्वार है, इन सब को बो रखा है, तो उसकी कटिंग भी आना शुरू हो गई हैं। और हरे चारे का जो है पशु के स्वास्थ्य पर बड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ता है। हरा चारा जो है हमारे खनिज लवण युक्त होता है, विटामिन्स इसमें होते हैं। ज़मीन मृदा में जो भूमि में जो खनिज लवण होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वह हमारे हरी घास के में जो है जड़ों के माध्यम से पूरे हमारे हरे चारे में आ जाते हैं। और जब हम इस प्रकार से हमारी जानवरों को हम हरी घास खिलाते हैं तो वह खनिज लवण की शरीर में पूर्ति हो जाती है। जो खनिज लवण जो है हमारे पशु के स्वास्थ्य पर जो है सीधा प्रभाव डालते हैं। किसान भाइयों, यह थी महत्वपूर्ण कुछ बातें। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर बोलू, अभी दाल नहीं गली है।
तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, किसान भाइयों, इस समय हमारे खेतों में अरहर की खेती की तैयारी किसान जो कर रहे हैं वो इस समय उन्नत किस्मों का ध्यान रखें। उन्नत किस्में कौन कौन सी होना चाहिए जिससे कि उत्पादन लाभ अच्छा ले सकें, आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर A.N. टिकले से। किसान भाइयों नमस्कार। मध्य प्रदेश में अरहर दलहनी फसलों में एक प्रमुख फसल है, क्योंकि पूरे मध्य भारत में और पूर्वी भारत में भी दालों में अरहर ही खाई जाती है और अरहर की दाल हमारी प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत है और इसीलिए दलहनी फसलों में अरहर जो है हमारी एक प्रमुख फसल है। मध्य प्रदेश में अरहर करीबन 3.5 से 4.25 लाख हेक्टेयर में बोई जाती है और उसमें तीनों प्रकार की अरहर की फसलें, यानी कि जल्दी पकने वाली, मध्यम पकने वाली, परंतु कुछ कम भागों में देर से पकने वाली अरहर की जातियाँ भी बोई जाती है। अब हमें अरहर की फसल लेने के लिए हमारी भूमि के उपयुक्तता और हमारी जलवायु के उपयुक्त कौन सी जातियों का चयन करना चाहिए, ये हमें अपनी सुविधानुसार चुनना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का बहुत सारा रकबा 2 फसलों का है। जब 2 फसलें हम लेना चाहेंगे, उस वक्त अगर हम अरहर की फसल इस खरीफ मौसम में लेना चाहते हैं तो हमें शीघ्र पकने वाली जातियों का चुनाव करना चाहिए और ऐसी भूमि जहाँ पर वो दूसरी फसल नहीं लेना चाहता और या उसके पास कोई संसाधन नहीं है दूसरी फसल लेने के, ऐसी भूमि में हमको मध्यम से लेकर देरी से पकने वाली जातियों का चुनाव करना चाहिए। शीघ्र पकने वाली जातियों में जो पुरानी ICPL 87 थी, उसकी जगह पर हमने 2 नई जातियों का विकास किया है जो कि मध्य प्रदेश के लिए अनुशंसित है। उनमें हैं TJT 501 और RVSA 28। ये जो जातियाँ है 140 से लेकर 145 दिन में पककर तैयार हो जाती है और जो मध्यम अवधि की जो जातियाँ है उनमें है जवाहर अरहर 4, JKM 7 और 2 वर्ष पूर्व हमने एक नई जाति विकसित की है, उसका नाम है JKM 189। इनकी उपज लगभग 20 से लेकर 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की है और सबसे आवश्यक बात यह है और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो जातियाँ विकसित की गई है उनमें उगरा या उकटा रोग नहीं लगता। ये उकटा रोग निरोधी जातियाँ है, इसलिए जो किसान लोग पूर्व में अपनी जो जातियाँ लगाते थे जिनमें उकटा रोग होता था, उन जातियों की जगह पर ये जो नई जो विकसित की गई जातियाँ हैं इनका ज़रूर उपयोग करें, क्योंकि उगरा रोग ही सबसे बड़ी समस्या मध्य प्रदेश के लिए है। तो वहाँ पर इन विकसित जातियों का उपयोग करने से आपके खेतों में उकटा रोग नहीं लगेगा। दूसरी बात यह है कि हम जब भी अपनी अरहर की जातियों का जब बोना शुरू करते हैं तब बीजोपचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार की जो बीमारी लगती है जो कि सॉइल से संबंधित है, वो है फाइटोप्थोरा। और इसके जहाँ पर भी थोड़ा सा पानी रुक जाता है वहाँ पर फाइटोप्थोरा के कारण बहुत नुकसान होता है और हमारी पौध संख्या पूरे खेत में घट जाती है शुरुआत में ही। उसके बाद जो है अगर पौध संख्या अगर घट जाए तो उसका सारा नुकसान किसान को उठाना पड़ता है, इसलिए शुरुआत में बीजोपचार करना बहुत ज़रूरी है। अब बीजोपचार के लिए आपको कार्बेंडाजिम नाम की दवा जो है 2 ग्राम प्रति किलो बीज की मात्रा से उसको उपयोग करें, वो बीज में अच्छी तरह से लगा ले और उसके बाद ही उसकी बोनी करें।
कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। क्या करूं? हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी जी जी। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है ये अंक भी आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगले अंक में हम और कृषि संबंधी जानकारी लेकर आएंगे, लेकिन यदि आपको कृषि से संबंधित कुछ समस्याएं हैं या आपको हमारे कार्यक्रम को लेकर कुछ विचार हैं तो आप हमें पत्र द्वारा अवश्य सूचित करें। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र शामला हिल्स, भोपाल, पिन 462013। तो किसान भाइयों, अगले अंक में कुछ और कृषि संबंधी जानकारियों के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।